नमस्कार, स्वागत है आपका। बिहार चुनाव का जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव जो 2020 का मोमेंटम था, उस मोमेंटम के नजदीक पहुंच पाएंगे? क्या नीतीश कुमार इस चुनाव में भी उसी तरह से कांस्टेंट फैक्टर जो पिछले 20 सालों से बिहार की राजनीति में वो बने हुए हैं, वो जो उनका एज है वो बरकरार रहेगा? इन सारे सवालों को हम समझते हैं सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख से, जो बिहार की यात्रा पर हैं और बिहार से ढेर सारा डेटा वेटा भी कलेक्ट करके आए हैं। तो यशवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सबकी दिलचस्पी इस बात में है कि क्या होने वाला है चुनाव में। चुनाव तो ऐतिहासिक होने वाला है। क्या होने वाला है ये तो नतीजे आने के बाद में पता लगेगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि लंबे अरसे के बाद में एक नया फैक्टर, एक एक्स फैक्टर की तरह से प्रशांत किशोर का उभरना, बिहार की जातिगत इक्वेशन के बियॉन्ड जाकर के कुछ नए सवालों का खड़ा होना, जो नीतीश कुमार को लेकर के सारी कवायद, सारी बातचीत हो रही थी कि वो डाउन है, आउट है, बाहर है, और एकाएक उनका रेस में एक तरह से वापस पुनर्जन्म की तरह वापस आना, क्योंकि लोगों महिलाओं ने तो के उनको खारिज कर दिया था एक तरह से पहले। खारिज कर दिया था। हाँ, बहुत लोगों ने खारिज कर दिया था, जबकि हम लगातार ये कह रहे थे कि जो जो ऊब है वो नाराजगी नहीं है, नाराजगी का सबब अलग होता है, ऊब का सेंटीमेंट एक अलग सेंटीमेंट होता है। तो लोगों की थकान हो सकती है, फैटीग हो सकता है 20-25 साल से एक चेहरा देख करके, लेकिन कोई नाराजगी नीतीश कुमार से कहीं पे भी हमको दिखाई नहीं दे रही थी हमारे आंकड़ों में। तो ये तमाम चीजें, फिर तेजस्वी यादव का कैंपेन, राहुल गांधी जी की इतनी वोट चोरी का कैंपेन जो राष्ट्रीय स्तर पे भी इतना ज्यादा चढ़ा, केवल बिहार का ही नहीं था मसला उसमें, और फिर अंत में जो सरकारी नौकरी देने के वादे पे जो बातचीत आके अटकी, कुल जमा इतने वाइब्रेंट तरीके से ये पूरा गेम जो हो रहा है, उसमें बिहार की पॉलिटिक्स अलग ही तरीके से देखी जाती है, समझी जाती है, और बिहार के वोटर अपने तरीके से अपनी चाल चलते हैं। एक राज्य कम से कम ऐसा है जहां का वोटर वहां के नेताओं को भी अपनी सोच से मात देता है, मैं ये कहूंगा। बाकी सारे बिल्कुल। राज्यों में हम कह सकते हैं नेता पॉलिटिक्स करते हैं, नेताओं के साथ में पॉलिटिक्स नहीं होती। बिहार में नेताओं के साथ भी पॉलिटिक्स हो जाती है। ये एक अलग तरीके का मसला है। तो बिहार बहुत ही उर्वरा जगह है, बड़ा हमेशा कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल जाता है। और ये चुनाव बहुत शंकर अलग है, बहुत अलग है बाकी चुनाव से। अभी हम लोग जब बात करेंगे तो उसमें कुछ फैक्टर्स मैं आपके सामने ऐसे रखना चाहूंगा, जिसमें मैं चाहूंगा कि दर्शक उन पे निगाह रखे, उन पर ध्यान दे, ताकि ये इन चुनाव को समझ सके कि कितना बदलाव आ रहा है बिहार में, या बिहार के इन चुनाव के क्या मायने देश की राजनीति के लिए आने वाले समय में। बिल्कुल, तो इसको डाइसेक्ट करते हैं। कई बार हम समझते हैं कि वोटर का न निर्णय देना या जो बदलाव, चेंज की हम जब बात करते हैं, तो वोटर ये चाहता है कि चेंज भी वो नीतीश कुमार की सरकार से ही हो। ये भी एक तरह का फैसला ही होता है कि कई बार लोग कहते हैं अलग अलग स्टेट में चेंज के लिए वोट पड़ रहा है, यानी कि सरकार को हटाने के लिए वोट कर रहा है। लेकिन बिहार के गांव में जब हम घूमते हैं तो फटीग है, युवाओं में थोड़ी बहुत नाराजगी है, लेकिन वो चेंज नीतीश कुमार से ही चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार से बेहतर विकल्प उनके सामने नहीं है। आपके हिसाब से इस चुनाव का सबसे बड़ा जो फैक्टर काम कर रहा है, ये प्ले कर रहा है, वो कौन सा फैक्टर है? देखिए, स्वाभाविक रूप से जातिगत इक्वेशन को रख के बिहार को हर कोई आंकना चाहता है, एम वाई फैक्टर की बहुत ज्यादा बात होती है। लेकिन मेरा मानना है कि ये चुनाव एम वाई के बियॉन्ड जा चुका है। ये नया एम वाई है, मुस्लिम और युवा वाला फैक्टर जो है, ये हम्म। ये मुस्लिम और यादव वाला फैक्टर ये अब एक्लिप्स हो चुका है महिला और युवा के फैक्टर से। तो नया हम्म। एम वाई का कॉम्बिनेशन जो है, ये अलग तरीके से बिहार को डिफाइन कर रहा है। और जो आज बिहार में हो रहा है, यकीन मानिए आने वाले समय में पूरे भारत में होगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। हम्म। अभी तक जितना जातिगत रूप से आप विश्लेषण बिहार को कर रहे हैं, उसको एक सेकंड के लिए बिल्कुल कोने कर दीजिए, बिल्कुल एक हम्म। निगाह में ऐसे उठा करके कोने रख दीजिए, एक 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 हम्म। उसमें। और दो फैक्टर्स को आप जरा, युवा और महिला वाले फैक्टर को देखिए, जो जातियों के धर्म धर्म और जाति के बियॉन्ड जाकर के, जो इसे कह सकते हैं कि वो काम करने की हैसियत रखते हैं, ये दोनों फैक्टर्स। हम्म। 5 साल पहले नौकरी के मसले पे एकाएक तेजस्वी यादव ने अपना ग्राफ बढ़ाया था, और वो लगभग सत्ता के करीब पहुंच गए थे।
इस बार उन्होंने उस कार्ड को और भी ज्यादा दमदारी से खेला। और सरकारी नौकरी का जो लोभ है वो उत्तर भारत में, खासतौर पे यूपी बिहार में कितना है, ये केवल यूपी और बिहार में रहने वाले ही समझ सकते हैं। शायद वो पैशन या वो चीज, उस चीज के सरकारी नौकरी के लिए ये उस अपनी हिंदी पट्टी के उस दो इलाकों के बाहर शायद लोग उसको न समझ पाए कि ये क्या है, ये इस तरीके का लोभ क्यों है उस चीज के लिए, या लोभ नहीं कहना चाहिए, क्यों उसके लिए इतना ज्यादा आकर्षण है सरकारी नौकरी के लिए। तो वो एक फैक्टर ऐसा था जो एकदम की तरह से तेजस्वी यादव ने चला। उसका असर नहीं होगा ये कहना गलत होगा, बिल्कुल असर होगा युवाओं के बीच में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे युवाओं के बीच में भी उसका असर है जहां पे तेजस्वी यादव के पुराने माय सेंटिमेंट के बियॉन्ड वो राजनीति MY+ में ले जाना चाहते हैं। तो वो मुस्लिम यादव यूथ तीसरा MYY या MY+, आप जैसे भी डिफाइन करना चाहें उससे आप करें। लेकिन एक और भी था उसमें, युवाओं के मसले में जो असली एक्स फैक्टर वो उभर के निकला, वो प्रशांत किशोर का निकला, जो एक बदलाव की बात, नए बिहार की बात, और एक जाति से डिफाइंड, जाति से परिभाषित समाज में वो एक जाति से परे हट करके राजनीति की बात कर रहे थे, जो एक अलग तरीके की अनसुनी सी चीज आप कह लें, जिसे आप डिफाइन करने में। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी से ही युवा आकर्षित हुए हैं, युवा बदलाव से भी बदलाव के नारे से भी आकर्षित हुए हैं, जाति विहीन राजनीति के नारे से आकर्षित हुए हैं, असली रोजगार के अवसर पर अपने सरकारी नौकरी के बियॉन्ड कि क्या असली रोजगार के अवसर हो सकते हैं, बिहार में क्या बदलाव, उन नारों ने युवाओं को आकर्षित किया है। अब हमारे ट्रैकर में 2-3% से 23% तक का हमने प्रशांत किशोर की जो जर्नी थी उसको हमने ट्रैक किया, लेकिन हर बार हम ये कहते रहे वो पॉपुलैरिटी रेटिंग, लोकप्रियता और वोट ये दो अलग अलग चीजें हैं, और वोट और सीट ये दूसरी अलग अलग चीजें हैं। तो कितनी वो अपनी लोकप्रियता को वोट में बदल पाएंगे, इसमें मुझे संदेह है, हमेशा से रहा है। और इसलिए नहीं कि उनके अंदर हैसियत या कुव्वत नहीं है, बल्कि इसलिए कि पहले चुनाव में बिना जातिगत बेसलाइन के और बिना अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ के कितना वो बदल सकते हैं, इस पे मुझे संदेह है। और जो भी वो वोट लेके आएंगे, वोट सीटों में कितना बदलेगा, इसमें मुझे दूसरा संदेह है। तो ये तो नतीजे आएंगे तभी समझ में आएगा। लेकिन बिहार के युवा केवल और केवल सरकारी रोजगार से ही आकर्षित हुए हैं ऐसा कहना अनुचित होगा। वो एक बिहार के पुराने ढांचागत राजनीतिक जो स्वरूप है, जिसमें सरकारी नौकरी का वायदा भी शामिल है, उसको भी धक्का बता करके और एक अलग तरीके की राजनीति के लिए भी हिम्मत से आगे बढ़ने की सोच या हिम्मत रख रहे हैं। तो ये देखना होगा कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर की राजनीति क्या जाती है। और ऐसे युवाओं की संख्या जाते हैं, दुनिया देखते हैं, वापस आते हैं। तो जिसने दुनिया देखी है, बाहर पढ़ा है या बाहर नौकरी करने गया है, वो पुराने इक्वेशंस के तहत अपने वापस अपने गांव, अपने जिले में बदहाली देख करके उसका दिल नहीं दुखता होगा, ये मानने को मैं तैयार नहीं। तो कुल मिला के यूथ का जो मोमेंटम है वो प्रशांत किशोर के साथ में है, उसका कुछ फ्रैक्शन तेजस्वी को भी मिलेगा। लेकिन जो वुमेन का कंसोलिडेशन है वो बाय एंड लार्ज, क्योंकि पिछले चुनाव का अगर डेटा देखें तो उसमें एनडीए की लीड थी, लेकिन कोई इतनी ज्यादा लीड नहीं थी। वो सिर्फ वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होने के कारण एनडीए को लीड मिल गई थी। आपको लगता है कि वहां पे ट्रैक्शन नीतीश या एनडीए का अभी भी बरकरार है? देखिए, ट्रैक्शन न केवल महिलाओं में नीतीश कुमार का बरकरार है, बल्कि वो और ज्यादा बढ़ गया है। सच्चाई ये है जो आंकड़े बता रहे हैं। अब इसमें 2-3 जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे विचार करना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि बिहार में पुरुष और महिलाओं का अनुपात कोई 50-50 नहीं है, बराबरी का नहीं है, वो 47 और 53 का है। यानी पुरुषों की संख्या महिलाओं के अनुपात में 6% ज्यादा है। अगर आप इलेक्ट्रेट की बात करें तो एक नेचुरल एडवांटेज 6% का पुरुषों के खाते। और चूंकि पुरुषों में महागठबंधन को एक हमारे आंकड़ों में लीड है, तो एक स्वाभाविक सा एक स्टार्टिंग एडवांटेज पॉइंट उनको मिलता है।
अब नीतीश कुमार, जिनका फीमेल सेंट्रिक पॉलिटिक्स और वोट बैंक है, उनको ये दोहरे चीजों को कवर करना है। पहली पहली जो कि 53 और 47 की 6% का गैप है, पहले उसको कवर करना है, और फिर उस गैप में जो महागठबंधन की लीड है उसको भी कवर करना है। ये, और महिलाओं का जो लीड है वो लगभग डबल डिजिट की है नीतीश कुमार की, जो पिछली बार से बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब उसके क्यों है, मैं उसके कारणों पे भी आऊंगा। लेकिन अब मेरा एक विश्लेषक की हैसियत से पूरा फोकस अब केवल एक चीज पे है, महिलाओं का टर्नआउट कितना होता है। मुझे ऐसा लगता है अगर महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा हुआ तो नीतीश कुमार वापस आ रहे हैं। महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से कम हुआ तो तेजस्वी आपको शपथ लेते हुए दिखाई देंगे, और अगर महिला और पुरुष का टर्नआउट बराबरी का हुआ तो आपको बहुत जबरदस्त कांटे की टक्कर दिखाई देगी बिहार में। और महिलाओं का फैक्टर, मैं चाहूंगा कि इस बात को थोड़ा सा ध्यान से रजिस्टर किया जाए। हमने महिलाओं के स्कीम्स को शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन योजना से रजिस्टर करना शुरू किया, क्योंकि एक हारा हुआ चुनाव लगा, भाजपा ने, शिवराज सिंह चौहान ने जीत लिया। फिर उसको कॉपी कैट के अंदाज में एक नाथ शिंदे साहब ने लागू किया, महाराष्ट्र का चुनाव पलट दिया। फिर हमने पाया कि अपोजिशन रैंक एंड फाइल में हेमंत सोरेन ने उसको कॉपी किया, इनकम्बेंसी को पलटकर बैक टू बैक दूसरी बार सरकार बनाने में वो कामयाब हुए। झारखंड के इतिहास में कम से कम ये पहली दफा है सब। फिर उसके बाद में हमने हरियाणा में उसी के कमोवेश चीजें हमने देखी। दिल्ली में आते आते उसको और रिफाइन किया गया चीजों को, महिला मुख्यमंत्री भी दिल्ली में दे दी गई। लेकिन इस चीज को लोगों ने सामान्यतः लाभार्थी योजना की तरह से ट्रीट किया, और मैं भी मानता हूं कि इन सारे नेताओं ने उसको एक वन ऑफ स्कीम की तरह से, टर्म की तरह से अपने को बचाने के लिए इस तरीके की एक स्कीम, जिसको बहुत सारे चैलेंजेस ये भी दिए गए कि फिस्कली ये प्रूडेंट है कि नहीं, ये सस्टेनेबल है कि नहीं है, ये क्या अर्थव्यवस्था को वो कर सकते हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्य में भी हम देखिए हैं ना, उसको लेकर के जो स्ट्रेस हो रहा है अर्थव्यवस्था में। तो एक तो तरीका ये है कि आप उसको वन ऑफ स्कीम की तरह से आप देखें कि भाई एक बार किया गया चुनाव जीतने के लिए, और इसीलिए 10,000 रुपए जो नीतीश बाबू ने डाले वो भी उसी का एक हिस्सा है। अगर आप उसको एक नाथ शिंदे या शिवराज सिंह चौहान या नीचे हेमंत सोरेन, इन सब लोगों से कंपेयर करेंगे तो शायद आप नीतीश कुमार फैक्टर को नहीं समझ पाए। बिल्कुल, नीतीश कुमार की पॉलिसी महिलाओं को लेकर के ये वन ऑफ फैक्टर लाभार्थी की पॉलिसी नहीं है, ये जनरेशनल पॉलिसी। 25 साल पहले से जब नीतीश कुमार ने स्कूल की लड़कियों को साइकिल बांटने से जो सफर शुरू किया था, पोशाक योजना लेकर के स्कूल की यूनिफॉर्म बिहार की बच्चियों को पहली बार बांटी गई, किताबें मिली, छात्रवृत्ति मिली, बच्चियां पढ़ के निकली तो उनके माँ बाप को 50-50 हजार रुपए तक का अनुदान मिला, और आगे पढ़ी तो और अनुदान मिला, उनकी शादियों के लिए अनुदान मिला। तो आप ये समझिए कि 20-25 साल की जो जर्नी है नीतीश कुमार की, उसमें जिस बच्ची को 20 साल पहले उन्होंने उसके भविष्य के लिए उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, वो बच्ची आज बिहार में गृहिणी है, 2 बच्चों की, 4 बच्चों की माँ है। वो अपना घर संभाल रही है, अपनी दुनिया संभाल रही है, अपने बच्चों का भविष्य देख रही है, और वो अब एंटरप्रेन्योर बनने की राह में, या उसके सपनों को पंख मिल रहे हैं जब 10,000 रुपए उसके अकाउंट में आते हैं, और अगर अपने को प्रूव करती है तो 2 लाख रुपए तक की उसको उम्मीद है कि। तो नीतीश कुमार जी का इमोशनल कनेक्ट महिला मतदाताओं के साथ में वो बिल्कुल अलग है, जो किसी भी दूसरे नेता का, जिन मुख्यमंत्रियों या किसी भी मंत्री या किसी भी आप केंद्रीय नेता की बात करें, वो इमोशनल कनेक्ट है ही नहीं। ये अलग है, ये एक पिता तुल्य, पितृसम, एक मेंटर, आप एक उस तरीके के फिगर की आप बात कर रहे हैं जिनके लिए महिलाएं या वो बच्चियां मन में श्रद्धा भाव रखती, ठीक है। और ये कास्ट एग्नोस्टिक है, उसमें धर्म भी आड़े नहीं आता। आपको एक बात बताएं, आंकड़े ये भी बताते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में नहीं, लेकिन एक सिग्निफिकेंट हिस्सा माइनॉरिटी महिलाओं का भी है जो केवल नीतीश कुमार के लिए पॉजिटिव माइंडसेट रखता है,
ठीक है। हम्म। उसको लोग अक्सर पसमंदा और उन फैक्टरों में काउंट करते हैं, जबकि मेरा मानना है कि वो आर्थिक फैक्टर की तरह काउंट किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी सोच और ईबीसी के बॉटम ऑफ द पिरामिड या दलित और बॉटम ऑफ द पिरामिड के घरों की लड़कियों की सोच भी वैसी ही होगी, क्योंकि उनके कठिन परिस्थितियों में उनके लिए पढ़ाई या रोजगार ये ना के बराबर जो संसाधन थे, वो अगर बॉटम ऑफ द पिरामिड को मिले 25 सालों में, तो उसमें मुस्लिम महिलाएं भी उसी आर्थिक तरीके से, लड़कियां भी शामिल हैं। वो एनडीए के लिए नहीं है उनका, वो नीतीश कुमार की वो व्यक्तिगत नीतीश थाती कुमार की। व्यक्तिगत थाती है, ठीक है। अब उस एंगल से अगर आप सोचें तो आपको समझ में आएगा कि ये महिला टर्नआउट का फैक्टर कितना क्रिटिकल होने वाला है। और डबल डिजिट की ऑलमोस्ट लीड हमारे आंकड़ों में अब दिखाई दे रही है महिलाओं के लिए। 10,000 आ गए, 10,000 और आएंगे आगे, वो अपनी जगह पे है, मतलब वो अलग विषय है। लेकिन एक गुडविल होती है, एक आपका जंगल राज को याद कराना एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन वो वन ऑफ द फैक्टर्स है, वो दी फैक्टर नहीं है शंकर। बिल्कुल। ठीक है ना। जंगल राज को याद करना भी अपने आप में महिलाओं के लिए एक फैक्टर बड़ा है। बिल्कुल। फिर जब आप युवाओं की बात करते हैं, सरकारी नौकरी वाले आश्वासन की बात करते हैं, ये सब तो हम भूल जाते हैं कि युवाओं में भी तो 100 में 50 महिलाएं ही हैं, लड़कियां ही हैं। तो ये कोई युवा 100% कोई पुरुष तो नहीं है ना, कि बिहार के सारे युवा पुरुष हैं और वो सरकारी नौकरी के ही एंगल में या प्रशांत किशोर के ही एंगल पे वो जाएंगे। और संदीप शास्त्री जी ने उस दिन कार्यक्रम में बड़ी पते की एक बात बोली। तमाम राजदीप ने उनसे पूछा था कि भाई ये अलग अलग स्कीमों का लाभार्थी के कितना इम्पैक्ट, ट्रस्टवर्दीनेस का क्या है। बोले नहीं, ट्रस्टवर्दीनेस से ज्यादा इम्पैक्ट ये होता है कि जो सरकार में है और प्रूवन है, और जो आश्वासन दे रहा है और जो भविष्य में है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो लोग जिसे कहते हैं ना कि जो 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 नपा तुला हाथ में है, उस पे कई बार ज्यादा भरोसा करना पसंद करते हैं। अब इन चीजों का ये मतलब कतई नहीं है कि तेजस्वी यादव पिछड़ गए हैं, हार गए हैं और वो जीत नहीं सकते मुख्यमंत्री, ये कतई इन सब कहने का मतलब नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव तरीके से अपनी बाजी चल रहे हैं। जो पुरुषों में जो आप लोगों ने सर्वे किया या ग्राउंड पे जब लोगों से मिले, तो उनमें कितनी बेचैनी है, या फिर नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, या फिर उनको लगता है कि नहीं ठीक है, जो बदलाव है, जो अच्छा काम करेगी एनडीए की सरकार ही करेगी, तो उनका मूड क्या दिख रहा है? पुरुषों में मुझे लगता है कि शायद जाति और धर्म वाला जो एंगल या इक्वेशन है वो ज्यादा काम करता है। और बिहार के पुरुषों में हमको आंकड़ों से कम ये लग रहा है कि जो बाइपोलराइजेशन है, खासतौर पे दो धड़ों में, चाहे वो जातिगत समीकरण के रूप से देखें, चाहे वो सामाजिक समीकरण से, जैसे भी आप देखना चाहें, उसमें पॉजिटिव एजेंडा वाला जो थोड़ा बहुत वोट है वो प्रशांत किशोर के लिए है, जिसको कुछ बदलाव उस तरीके से चाहिए। लेकिन 90% से ज्यादा वोटर मुझे लगता है पुरुषों का, वो शायद दूसरे पक्ष के प्रति जो घृणा का भाव है, मैं घृणा शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं, घृणा, डर, वैमनस्यता, जिस तरीके से आप उसे परिभाषित करना चाहें, कि उनका वोट इस बात पे ज्यादा ज्यादा डिसाइड होता है कि फलनवा ना जीत जाए, कहीं वो वापस ना जीत जाए, या ये दोबारा ना जीत जाए, या ये कहीं से ना आ जाए, तो हम उनको हराने के लिए हम इनको वोट देंगे। अब ये पॉजिटिव एजेंडा वाला वोट नहीं होता, मेरा अपना मानना है कि ये नेगेटिव एजेंडा का वोट है, अच्छा या बुरा जैसा भी आप मानिए। इसीलिए आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से जंगल राज के ऊपर जिस तरह से कैंपेन करके नॉस्टैल्जिया की बात हो रही है, या फॉर दैट मैटर अभी जो कांड हुआ है मोकामा में, उसके बाद में जिस तरीके की राजनीति की बात हो रही है, तो वो दोनों ही कैंप के जो कोर वोट हैं वो दरअसल एक दूसरे को हराने के लिए वोट देते हैं, अपने कैंप को जिताने के लिए वोट नहीं देते। पॉजिटिव एफर्मेटिव वोट युवाओं का होता है, पॉजिटिव एफर्मेटिव वोट महिलाओं का होता है।
है, क्योंकि उसमें वो किसी को जिताने के लिए वोट दे रही हैं, दूसरे को हराने के लिए वोट नहीं दे रही। तो पुरुष और महिलाओं के वोट देने की सोच, ताकत और उनके तरीके सलीके का इतना बड़ा कंट्रास्ट कम से कम 30 वर्ष के अपने प्रोफेशनल करियर में मैंने नहीं देखा। और वो कंट्रास्ट भले ही आपका एविडेंट था महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, लेकिन वो कंट्रास्ट होने का कारण कुछ और था। वो ट्रांजैक्शनल कारण ज्यादा था, इमोशनल कारण के बजाय। बिहार में वो कंट्रास्ट इमोशनल है, ट्रांजैक्शनल मैं मानने से इनकार करता हूं उसे। भले ही जब कुछ रिजल्ट आया, मानिए सपोज कीजिए, दो ही चीजें होती हैं, तीन चीजें, मतलब भाई प्रशांत किशोर को एक स्प्रिंग कर देते हैं, सरप्राइज, बहुत बड़ा आश्चर्य कुछ कर देते हैं, तो वो हो जाएगा कि नहीं नहीं बदलाव था और एंटी इनकम्बेंसी पुराने वो चीज, अगर ऐसा होता है तो उसका नैरेटिव ये जाएगा। अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो नैरेटिव जाएगा देखिए रोजगार बहुत बड़ी समस्या थी और उस पर वादा किया और कुछ चीजें। तो देखिए बिहार का ये चुनाव वाटरशेड शंकर है मूवमेंट इंडियन पॉलिटिक्स में, क्योंकि इन नतीजों के क्या मायने निकाले जाएंगे और क्या सीखेंगे पूरे भारत के नेता आने वाले समय के लिए, जरा सा इस पे ध्यान दीजिए। अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो बदलाव, जेनजी, सोशल मीडिया, नई पॉलिटिक्स, गोइंग बियॉन्ड ट्रेडिशनल इक्वेशन, पुराने जाति पात धर्म, इन सब के बियॉन्ड, और साथ में इस बात की अंडरलाइनिंग कि आप जमीन पे अपने जूते घिसिए और 2 साल 4 साल मेहनत कीजिए तो आप एक नए किस्म का वोट अपना खड़ा करके अपनी राजनीति खड़ी कर सकते हैं। अगर प्रशांत किशोर सबको चमत्कृत करते हैं तो उसके आम आदमी पार्टी की तरह से एक मायने होंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी तो एक तरह से अन्ना आंदोलन की पीगी राइडिंग करके सत्ता में आई थी। प्रशांत किशोर को कोई अन्ना आंदोलन जैसा कोई आंदोलन तो मिला नहीं, तो वो स्वयं कोशिश करके बने हुए नेता है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर को मैं कतई आपस में कंपैरिजन करने के लिए तैयार नहीं, कतई नहीं। ठीक है। दूसरी चीज, अगर तेजस्वी यादव जीतते हैं तो रोजगार का मुद्दा, युवाओं की हताशा कि उन्हें हर हालत में कुछ रोजगार चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पे चाहिए, चाहे वो सरकार के बजट के बाहर हो, हैसियत के बाहर हो, राज्य की हैसियत के बाहर हो, लेकिन उन्हें आज की तारीख में जो नौकरी की जरूरत है उसके ऊपर वो ध्यान जाएगा। दुर्भाग्य से वो ध्यान जाने के बाद में इसकी कोई चिंता नहीं करेगा कि 3.5 करोड़ नौकरियां सस्टेनेबल भी हैं कि नहीं है। केंद्र सरकार की केवल 1.5 करोड़ नौकरी है तो बिहार सरकार 2.5-3 करोड़ नौकरियां कहां से लाके देगी, इसके ऊपर कोई विचार नहीं होगा। वो वादा पूरा, ये जो सरकारें हैं या बीजेपी की जो सरकारें हैं उनको कोर्स करेक्शन करने का एक डायरेक्शन मिलेगा कि युवाओं का जो गुस्सा है उसको कैसे कंटेन किया जाए। लेकिन शेखर जी इसमें एक कोर्स करेक्शन तो ठीक है, लेकिन कोर्स करेक्शन में नौकरी या रोजगार का मुद्दा सस्टेनेबल तरीके से, फंडामेंटल करेक्शंस के साथ में, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो, और उस तरीके से के बजाय वादा सरकारी डोल आउट और उसके ऊपर। और मुझे डर है कि कहीं ना कहीं शायद वो आगे पीछे प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन तक के भी कीमत पे ना जाए, डेस्परेशन में। क्योंकि क्या होगा ना, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात करेंगे तो उसके बाद में हो जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर के पास में नौकरी नहीं तो हम क्या करें। भाई आज भी आप एक बात बताइए, आरक्षण के क्या मायने हैं जब सरकारी नौकरी नहीं है, सरकारी पोस्ट नहीं है। आप आरक्षण का जुमरा लेकर के झूमते रहिए, हम कहते हैं 90% आरक्षण, आपका जब नौकरी ही नहीं है सरकारी तो आप उस आरक्षण का क्या करेंगे। फिर वो प्राइवेट सेक्टर के मत्थे अगर मरा गया तो वो डेस्परेशन को सॉल्व करने के ऊपर पॉजिटिव कोई एजेंडा लेके नहीं करेगा, क्योंकि पॉजिटिव एजेंडा लॉन्ग टर्म के साथ में होता है। लॉन्ग टर्म विजन जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन या उस तरीके का, मानिए आप मान के चले जैसे वाइब्रेंट गुजरात या उसमें उन्होंने किया मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन गुजरात ऑलरेडी समृद्ध राज्यों में से था जहां पे भुखमरी ना के बराबर थी, तो उसके आकलन अलग थे। या चंद्रबाबू नायडू ने किया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू राजनीतिक समीकरणों में 3 बार सत्ता के बाहर भी हो गए, जनरेशनल तरीके से सोचने के बावजूद भी राजनीतिक इक्वेशन उनके पक्ष में नहीं रहे उनका। अब अगर तो लोगों ने सोचा रोजगार के लिए कुछ फंडामेंटली काम करना है तब तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे डर यह है
कि उस फंडामेंटल काम के ऊपर मौलिक सुधारों के लिए, मूलभूत ढांचे में परिवर्तन के लिए कोई नेता काम नहीं करेगा। सबको लगेगा कि वादा करके, सरकारी नौकरी का वादा करके आप चुनाव तो कम से कम जीत ही सकते हो आज की तारीख में। हाँ, जैसे पहला कि चुनाव लाडली लक्ष्मी का हुआ कि हर सरकार को बचना है तो लाडली लक्ष्मी जैसी स्कीम लॉन्च कर दो। तो ये फायर फाइटिंग की तरह से यूज होगा। बाद में देखा जाएगा क्या बेवकूफ बनाया जा सकता है, क्योंकि या अब बाद में देखा जाएगा कि हम दे देंगे नौकरी, चाहे सरकारी खजाना लुट जाए, हमारे पास में कुछ ना बचे सड़क बनाने के लिए, पाइप बिछाने के लिए तो ना बचे, लेकिन हम बिल्कुल। लुटा के हम घर बेच के, घर फूक के तमाशा देखेंगे। तो अगर अगर सबने उसको शुरू कर दिया, भाई रेवड़ी कल्चर के ऊपर जितना प्रधानमंत्री मोदी ने कैंपेन किया, अंत में क्या हुआ? उनकी पार्टी रेवड़ियां ही बांट रही ना। बिल्कुल। जिसके ऊपर सब जगह फ्री कैंपेन है। प्रधानमंत्री कर रहे थे, उनको राजनीतिक मजबूरी की तरह से रेवड़ियां बांटने पे मजबूर होना पड़ा, क्योंकि बिल्कुल। अंत में नेता तभी तक है जब तक कि वो चुनाव जीत रहा है। मतलब बिल्कुल। चुनाव जीतना अगर कोर है। और तीसरा फैक्टर आपको लगता है कि अगर नीतीश आ जाते हैं, नीतीश कुमार की एंट्री कितने सीटों से होगी? 40 सीट अगर आ गई तो नीतीश कुमार सीएम होंगे, या इस बार उन्हें ज्यादा सीटें लानी पड़ेगी सीएम होने के लिए? नीतीश कुमार कितनी भी सीटें लाए, सीएम वही होंगे। अच्छा, क्योंकि ये तो ये तय नहीं है। होने वाला है कि नीतीश कुमार 30 सीट लेके आए और एनडीए की सरकार बन जाए। बिल्कुल। एनडीए की सरकार बनेगी तभी अच्छे से जब नीतीश कुमार 40, 50, 60, 70 वाली उस रैंक में जाएंगे। तो 40 का फिगर नीतीश कुमार के लिए हो ही नहीं सकता। मतलब हम्म। जब सरकार नहीं बनेगी, कहने का तात्पर्य है। हाँ, आगे अगर जब नीतीश मेजोरिटी में कुमार, नहीं एनडीए आ रही है। हाँ, मेजोरिटी में नहीं आएंगे। अगर नीतीश कुमार हम्म। 40 के नीचे आ रहे हैं तो तेजस्वी सत्ता में आ रहे हैं। हम्म। भाई बीजेपी का स्ट्राइक रेट कितना होगा? 103 ही सीटें हैं ना, कितना स्ट्राइक बिल्कुल। रेट हो जाएगा? और हम्म। मानिए बीजेपी आ जाती है 80, हम्म। 70, उसमें स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त ले आया, और नीतीश कुमार 25-30 में निपट गए, तो सत्ता बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल, आई मीन क्लैरिटी के साथ में आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार अगर नीचे जाते हैं तो एनडीए सत्ता में नहीं आ रही। नीतीश और कुमार अगर महाराष्ट्र वाला जीतेंगे, हाँ, और महाराष्ट्र वाला आपको लगता है कि किसी भी स्थिति में फार्मूला बिहार में तो कम से कम नहीं हो सकता? देखिए महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला बिहार में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बीजेपी के पास में चेहरा ही नहीं है। हम्म। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस किसी भी दिन एकनाथ शिंदे से बड़े नेता रहे थे हमेशा से। हम्म। जब वो डेप्यूटी हम्म। सीएम बने थे तो उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने अपना डिमोशन लिया। ये बड़ी बात होती है, मतलब वो उसको पॉलिटिक्स। डिजर्व करते थे और अपनी पार्टी को बहुमत के बियॉन्ड ले गए तो डिजर्व करते थे। इनके ऊपर वो समस्या नहीं थी कि अगर कल के दिन एकनाथ शिंदे चले जाते तो भी उनके पास में नंबर थे। तो एकनाथ शिंदे बिल्कुल। को कैरी करने, यहाँ पे तो पहली बात बिना नीतीश के नंबर ही नहीं होंगे, नंबर एक चीज। दूसरा, इनके पास में चेहरा नहीं है कोई भी प्रूवन। दूसरी चीज, तीसरा, मैंडेट नीतीश कुमार के नाम पे आ रहा है अगर आता है तो अगर ये जीतते हैं, नीतीश कुमार के जीतने का एनडीए के बियॉन्ड, जिस तरह से मैंने तेजस्वी यादव के जीतने और रोजगार वाले मुद्दे के सेंटर स्टेज पे आने के जो आपको फायदे और नुकसान गिनाए, मेरा मानना है कि अगर नीतीश कुमार जीतते हैं तो बहुत बड़ा अंतर ये पड़ेगा, जिसे एक जनरेशनल पॉलिसी कहा जाता है, कि कोई नेता ऐसी स्कीम, ऐसी पॉलिसी, ऐसी योजनाएं लाए जिसे 5 साल में नहीं 25 साल में जिसकी फसल कटे, धैर्य के साथ में उसको आमूलचूल परिवर्तन की तरह से करे। महिलाओं वाले मसले पे अगर नीतीश कुमार वापस जीत के आते हैं तो देश के बहुत सारे नेता जो लंबी पारी खेलना चाहते हैं, चुनाव बार बार जीतना चाहते हैं, वो नीतीश कुमार से शायद ये सीखना चाहेंगे कि जनरेशनल पॉलिसी हिम्मत करके लानी चाहिए। भले ही हो सकता है कि उसका तात्कालिक तुरंत फायदा हमको ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट में अगर आप अच्छी पॉलिसी लाएंगे जो आपकी जनता की जिंदगी बेहतरी की ओर ले जाएगा, तो जनता कृतज्ञ नहीं है, जनता याद रखती है और जनता आपके लिए खड़ी रहती है। अगर नीतीश कुमार जीते तो शायद देश की पॉलिसी प्लानिंग ओरिएंटेशन ये नी जर्क के बजाय जनरेशनल पॉलिसी की ओर जाएगा। वो देश के लिए बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होगा राजनीति के लिए आने वाले 50 सालों में। दोनों ही टर्निंग आप पॉइंट होंगे, तीनों ही टर्निंग पॉइंट होंगे अपने अपने तरीके से। प्रशांत बिल्कुल। किशोर का कुछ बन जाना वो भी टर्निंग पॉइंट होगा।
तेजस्वी यादव का बन जाना एक अलग तरीके का टर्निंग पॉइंट होगा, नीतीश कुमार का बन जाना एक अलग। तो बिहार का ये चुनाव देश की राजनीति की दशा और दिशा जिस तरीके से तय करेगा, मुझे लगता नहीं कि पिछले 70 सालों में 80 सालों में किसी और चुनाव ने उस तरीके से किया हो। 77 को आप छोड़ दीजिए, 77 वॉज अ डिफरेंट बॉल गेम, वो भी बिहार की ही दिया हुआ था, बिहार की ही माटी से उपजा था, जयप्रकाश आंदोलन जिससे सब कुछ बदला था। तो वो एक, उसको आप अलग छोड़ दीजिए। तो ये एक पॉलिसी इंटरवेंशन के लिहाज से ये बहुत बड़ा चुनाव साबित होने वाला दो अंतिम छोटे सवाल कि आप एज किसको दे रहे हैं अभी भी, एनडीए को या एमजेपी को, महागठबंधन को? देखिए, आंकड़ों के ऊपर तो अभी मैं उस तरह से कोई प्रोजेक्शन या वो करने की स्थिति, मेरा केवल ये है कहना कि आप टर्नआउट पे निगाह रखिए। अगर महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा हुआ तो नीतीश कुमार को डेफिनेट एज मिलेगी। अगर पुरुषों का टर्नआउट महिलाओं से ज्यादा हुआ तो तेजस्वी यादव निश्चित तौर पर एक एडवांटेज में आएंगे। अगर बराबरी का टर्नआउट हुआ तो ये चुनाव बहुत कांटे की लोकल लेवल की फिर इनकम्बेंसी में भी कन्वर्ट होगा, यानी 243 अलग 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 चुनाव को आपको देखना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप राज्य के लेवल पे एक तरह से आप उसको चुनाव को देखें। और एक अंतिम सवाल कि अक्सर हाँ लोग गांव में या शहरों में जब आप घूमें तो ये भी पूछते हैं कि भाई ठीक है, नीतीश कुमार ने सड़कें बना दी, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा कर दिया, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन क्या ये जो फिक्स डिपॉजिट नीतीश कुमार ने 25 साल में 20 साल में की है बैंक में, वो इतना ज्यादा है कि उसका इंटरेस्ट अगले 10-20 साल तक भी, कम से कम इस 5 साल तक नीतीश कुमार खाएंगे? क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि हमें इससे बियॉन्ड चाहिए। ये सब तो हो गया, नीतीश कुमार ने 2005 वाले शासन में कर दिया, 2010 वाले शासनकाल में कर दिया, उसके बाद नीतीश कुमार सिर्फ इंक्रीमेंटल काम बिहार में कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर वो बात होगी तो उसके बीच में ये भी बात होगी कि अल्टरनेटिव्स क्या हैं और अल्टरनेटिव क्या बेहतर समीकरण या योजना या आश्वासन या सपने या भरोसा दे पा रहे हैं। एक ये है। दूसरा, आप हो सकता है या बाकी दर्शक भी इसको फेमिनिस्ट सोच के दायरे में मेरी इस बात को देखें, लेकिन मैं महिलाओं की किसी भी स्कीम को, भले ही वो लाभार्थी योजना की सोच के साथ साथ में लाई गई हो, लेकिन मैं महिलाओं से जुड़ी हुई स्कीम्स को लाभार्थी की श्रेणी में नहीं रखता। बिल्कुल, और जो उसका कि कारण अश्विनी मेरी कुमार ने सोच कहा का है कि वो फेमिनिस्ट डेमोक्रेसी नीतीश कुमार ने बिहार में स्टैब्लिश की एक तरह से। तो मैं कह रहा हूं कि इसको फेमिनिज्म का एक चोगा भले ही दिया जाए, लेकिन मैं उसको वैसे नहीं देखता हूं। चुनाव में अगर कोई लाभार्थी या कोई चीज पुरुषों को दी जाती है, पुरुषों के लाभ जो है, मानिए यही अकाउंट पे पैसे पुरुषों के डाले गए, तो पुरुषों के अकाउंट में पड़े हुए पैसे कहां खर्च होंगे ये बोलने की आवश्यकता नहीं। आपको हमको सच्चाई सब पता है। महिलाओं के अकाउंट में पैसा जाता है तो वो बच्चों के पढ़ाई पे, परिवार के स्वास्थ्य पे, आने वाले रोजगार पे, क्राइसिस के समय की बचत पे, घर के परिवार के भले के लिए, जो क्यूमुलेटिव तरीके से सामाजिक भले में कन्वर्ट होता है। तो मैं बहुत साफ हूं इस मामले में कि पुरुषों के अकाउंट में जो पैसा गया वो अंधे कुएं में गया, महिलाओं के अकाउंट में जो पैसा गया वो समाज में वापस आया। इसको आप चाहे मुझे फेमिनिस्ट समझ के आप ऐसे कह ले, लेकिन ये घर की हमारी आपकी सच्चाई है। हम सब जानते हैं, जो दर्शक देख रहे हैं वो सब अच्छे से जानते हैं कि स्त्री धन कहाँ पे सुरक्षित रहता है, क्यों सुरक्षित रहता है और आड़े वक्त कहां से निकल के काम आता है। पुरुषों के हाथ में धन टिकता नहीं है, ये सच्चाई है। तो ये इसलिए मैं उसको एक लाभार्थी अलग तरीके से मैं नहीं देखता हूं, भले ही वो लाभार्थी योजना की मानसिकता से लाया गया, एम उसका भले ही वो हो, लेकिन इसे कहते हैं जो गलती से भी सही काम कर जाना, मैं उनमें शामिल करता हूं कि आज अगर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जो है वो तमाम स्कीमों के बजाय डायरेक्ट कैश ट्रांसफर महिलाओं के अकाउंट में दे दिया जाए तो शायद वो और भी ज्यादा बेहतर होगा तमाम योजनाओं के मुकाबले। ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बहुत सारे अर्थशास्त्री शायद इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन ठीक है, दैट्स इट। तो बिहार चुनाव का जो बड़ा टेकअवेज है, जो यशवंत जी ने बताया कि एमवाई कॉम्बिनेशन है, यानी कि महिला और यूथ वो बिहार का एक्स फैक्टर है, और नतीजे क्या होंगे इसके लिए आपको विमेन वोटर टर्नआउट पे निगाह रखनी होगी। अगर महिलाओं का ज्यादा प्रतिशत सड़क पे निकला वोट देने के लिए तो नीतीश कुमार की या एनडीए की वापसी हो रही है, और अगर ये संख्या, ये प्रतिशत कम रहता है तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव की लॉटरी खुल जाए।
तो इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत जी, और ये धन्यवाद। पॉलिटिकल इंसाइट देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।